नमस्कार दोस्तों। इस समय दुनिया के ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और कंफ्यूज करने का काम कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी ट्रेड डील, क्योंकि मोदी अब इस ट्रेड डील को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार हाल ही में ट्रंप ने जो भारत के 55% एक्सपोर्ट को 18% टैरिफ से ड्यूटी फ्री किया था, उसका क्या हुआ? क्या ट्रंप ने इस तरीके से भारत को फंसाने की चाल चली थी? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाइयों का लगभग 30 से 40% हिस्सा अकेले अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, तो अगर अमेरिका ने अब तक भारत पर टैरिफ लगा रखा था, तो आखिरकार भारत का फार्मा एक्सपोर्ट हाल ही में 9% से भी ज्यादा कैसे बढ़ गया? चलिए पूरी डेवलपमेंट्स को समझते हैं कि आखिरकार मोदी ने इस ट्रेड डील को कैंसिल किया है या फिर कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा है। दुनिया इस समय जिस कंफ्यूजन से गुजर रही है वह अचानक पैदा नहीं हुआ है। यह कंफ्यूजन धीरे धीरे महीनों और वर्षों में तैयार किया गया है, बिल्कुल किसी शतरंज की बाजी की तरह। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि बाहर से शांत लेकिन अंदर से रणनीतिक मानी जाती है। दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जिनका खेल हमेशा सीधे दिखता है लेकिन असर पीछे से करता है। और इनके बीच फंसी हुई है भारत अमेरिका की वह ट्रेड डील जो सालों से पेंडिंग है और जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि मोदी ने इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में कैंसिल किया गया है या यह सिर्फ धुंध है जिसके पीछे कुछ और ही पक रहा है? कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हाल ही में आई उन रिपोर्ट्स को देखा जाए जिनमें दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के लगभग 55% एक्सपोर्ट को 18% टैरिफ से ड्यूटी फ्री कर दिया था। सुनने में यह भारत के लिए बड़ी राहत लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो चीज बहुत अच्छी लगती है वही अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि ड्यूटी हटाई गई या नहीं, असली सवाल यह है कि किस शर्त पर। यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। अगर अमेरिका वाकई भारत को इतनी बड़ी टैरिफ राहत दे रहा था, तो फिर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर दबाव क्यों बना रहा था? क्या यह राहत एक गाजर थी और ट्रेड डील डंडा? क्या ट्रंप की रणनीति यह थी कि पहले भारत को एक्सपोर्ट की आदत लगाओ, फिर डील के जरिए उसे शर्तों में जकड़ दो? यह वही अमेरिका है जो ट्रेड में दोस्ती कम और फायदे ज्यादा देखता है। अब जरा दूसरी परत खोलते हैं। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाइयों का लगभग 30 से 40% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम, उसकी फार्मेसी चेन और यहां तक कि सरकारी हेल्थ प्रोग्राम्स भी भारतीय जेनेरिक दवाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर अमेरिका ने सच में भारत पर लंबे समय तक टैरिफ लगा रखा था, तो फिर यह कैसे हुआ कि भारत का फार्मा एक्सपोर्ट हाल ही में 9% से भी ज्यादा बढ़ गया? यहीं पर कहानी सीधी नहीं रहती। असल में फार्मा सेक्टर ट्रेड डील से ज्यादा सप्लाई चेन की मजबूरी पर चलता है। अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, वह रातों रात भारत से दवाइयों का आयात बंद नहीं कर सकता। चीन पर पहले से भरोसा टूट चुका है, यूरोप महंगा है और अमेरिका की अपनी जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता सीमित है। यानी टैरिफ लगा हो या ना लगा हो, भारतीय दवाइयां अमेरिका को चाहिए ही चाहिए। तो फिर टैरिफ का डर किसके लिए था? यह डर भारत के लिए नहीं, बल्कि डील नेगोशिएशन के लिए था। अब आते हैं उस कथित कैंसिलेशन पर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मोदी ने ट्रेड डील कैंसिल कर दी। लेकिन अगर मोदी सच में डील कैंसिल करना चाहते, तो क्या यह चुपचाप होता? क्या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आक्रामक बयान नहीं आता? असल में जो हुआ वह कैंसिलेशन नहीं, बल्कि स्टॉलिंग है। जानबूझकर बातचीत को धीमा करना। और यह स्लो डाउन संयोग नहीं है। भारत इस समय खुद को सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेगोशिएटिंग पावर के तौर पर देख रहा है। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, सेमीकंडक्टर प्लान्स, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। अगर भारत अभी ट्रेड डील साइन करता, तो वह अमेरिका की शर्तों पर करता। और उन शर्तों में डेटा लोकलाइजेशन, ई-कॉमर्स नियम, पेटेंट लॉ और कृषि सेक्टर जैसी संवेदनशील चीजें शामिल थीं। मोदी जानते हैं कि ट्रेड डील सिर्फ ट्रेड नहीं होती, वह नीति पर पकड़ होती है।
अब ट्रंप की चाल को समझिए। ट्रंप ने जब टैरिफ राहत की बात हवा में छोड़ी तो उन्होंने बाजारों को एक सिग्नल दिया, भारत हमारे लिए जरूरी है लेकिन हमारी शर्तों पर। यह एक साइकोलॉजिकल मूव था। इससे भारत पर अंदरूनी दबाव बनता है। उद्योगपति, एक्सपोर्टर्स, शेयर मार्केट सब चाहते हैं कि डील हो, लेकिन सरकार अगर इस दबाव में आ जाती तो लंबी अवधि में नुकसान होता। यहीं पर मोदी का खेल अलग दिखता है। उन्होंने न तो खुलकर डील को ना कहा, न ही हां। उन्होंने समय लिया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समय लेना अक्सर सबसे बड़ा हथियार होता है। इस दौरान भारत ने अपने फार्मा एक्सपोर्ट को और मजबूत किया, नए बाजार खोले और अमेरिका को यह संदेश दिया कि हम क्या हैं, हम विकल्प रखते हैं। और शायद यही वजह है कि फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ा, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका को अपनी निर्भरता का एहसास कराया। तो क्या ट्रंप ने भारत को फंसाने की चाल चली थी? हां, लेकिन यह अधूरी चाल थी। और क्या मोदी ने ट्रेड डील कैंसिल की? नहीं, उन्होंने उसे रीडिजाइन किया, बिना कागज पर कुछ लिखे। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ट्रेड डील्स कभी एक सरकार में पूरी नहीं होती। वे सरकारों के बीच नहीं, रणनीतियों के बीच लड़ी जाती हैं, और इस लड़ाई में शोर कम, सस्पेंस ज्यादा होता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया कंफ्यूज है, क्योंकि जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दुनिया में इस समय जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में से अगर सबसे ज्यादा किसी देश के साथ भारत ट्रेड करता है तो वह देश कोई और नहीं बल्कि वह अमेरिका है। और रिपोर्ट की माने तो पिछले 4 सालों से लगातार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। और लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इंडिया यूएस के बीच टोटल ट्रेड 131 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका। क्या मार्कचोट क्या है? जिसमें अकेले भारत के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 86 बिलियन के ऊपर है, और वहीं इंपोर्ट को देखा जाए तो वह इसका लगभग आधा 45 बिलियन डॉलर ही है। जबकि वहीं दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर यूएई, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर सऊदीया है। लेकिन भारत के इन टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भारत के ट्रेड में जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड फायदे में है, तो वहीं इन बाकी चारों देशों के साथ भारत ट्रेड घाटे में है। अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड सरप्लस वह करीब 41 बिलियन है। यानी कि भारत अमेरिकी मार्केट में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करके हर साल 41 बिलियन की कमाई कर रहा था, जो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। लेकिन जो तस्वीर आज दिखती है, तस्वीर ऐसी पहले नहीं थी। भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर 2021 के समय में चीन हुआ करता था, और चीन को कमजोर करने के चक्कर में अमेरिका ने भारत को अपने मार्केट में आसानी से एंट्री दिया ताकि चीन कमजोर पड़े और भारत का चीन के साथ होने वाला ट्रेड अमेरिका के साथ शिफ्ट हो जाए। यानी अमेरिका ने शुरुआत में चीन से भारत की व्यापारिक दूरियां बढ़ाकर अपने नजदीक बुला लिया। लेकिन अंदर ही अंदर यही बात अमेरिका को घुट रही थी कि आखिरकार 41 बिलियन डॉलर का मुनाफा भारत अकेले अमेरिकी मार्केट से कैसे ले जा सकता है। भारत को गिराने की इसी होठ में ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पर पहुंच गया है। आपने जिस विषय को उठाया है वह केवल व्यापार के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, रणनीतिक हितों और बदलती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना की पूरी कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। आज के समय में यह एक स्थापित तथ्य है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और पिछले 4 वर्षों से यह स्थिति लगातार बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका के बीच कुल व्यापार 131 बिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का निर्यात लगभग 86 बिलियन डॉलर का है, जबकि आयात केवल 45 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी भारत को करीब 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस मिल रहा है। किसी भी विकासशील देश के लिए किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ इतना बड़ा व्यापारिक अधिशेष हासिल करना आसान नहीं होता।
यह सरप्लस केवल आर्थिक सफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स अमेरिकी बाजार में कितनी गहराई से पैठ बना चुके हैं। हालांकि यह तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। साल 2021 से पहले भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन हुआ करता था। भारत चीन व्यापार का आकार भले ही बड़ा था, लेकिन वह पूरी तरह असंतुलित था और भारत को उसमें भारी घाटा झेलना पड़ता था। अमेरिका उस समय चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ था और उसे ऐसे वैकल्पिक साझेदार की तलाश थी जो एक ओर विशाल बाजार हो और दूसरी ओर उत्पादन क्षमता भी रखता हो। इसी रणनीतिक सोच के तहत अमेरिका ने भारत को अपने बाजार में अपेक्षाकृत आसान एंट्री दी, वीजा पॉलिसी में ढील दी, आईटी और सर्विस सेक्टर में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिला और चीन +1 रणनीति के तहत कई सप्लाई चेन भारत की ओर शिफ्ट होने लगी। बाहर से देखने पर यह सब भारत के लिए फायदे का सौदा लग रहा था और वास्तव में शुरुआती वर्षों में यह था भी। लेकिन वैश्विक राजनीति में कोई भी रिश्ता पूरी तरह स्वार्थ नहीं होता। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य चीन को कमजोर करना था और भारत को एक काउंटर बैलेंस के रूप में खड़ा करना था। जैसे जैसे भारत अमेरिका व्यापार बढ़ता गया और $41 बिलियन का ट्रेड सरप्लस लगातार बना रहा, वैसे वैसे अमेरिका के भीतर यह चिंता भी गहराती गई कि अमेरिकी बाजार से इतनी बड़ी राशि भारत हर साल बाहर ले जा रहा है। अमेरिकी नीति निर्माताओं और घरेलू उद्योगों को यह बात खटकने लगी कि अमेरिका आयात ज्यादा कर रहा है और निर्यात कम। यहीं से संरक्षणवाद की सोच फिर से जोर पकड़ने लगी, जिसका सबसे स्पष्ट रूप टैरिफ पॉलिसी में देखने को मिला। अमेरिकी राजनीति में टैरिफ कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत इस सोच को खुलकर लागू किया गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि मुक्त व्यापार समझौते अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे देश अमेरिकी बाजार का फायदा उठा रहे हैं। इसी मानसिकता के तहत स्टील, एल्यूमिनियम और कई अन्य उत्पादों पर टैरिफ लगाए गए, जिनका असर भारत पर भी पड़ा। शुरुआत में ये कदम छोटे और सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे इनका दायरा बढ़ता गया। भारत के लिए यह एक चेतावनी थी कि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते जितने फायदे वाले दिखते हैं, उतने स्थिर और सुरक्षित नहीं हैं। अगर भारत के अन्य टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर संयुक्त अरब अमीरात, चौथे पर रूस और पांचवें पर सऊदी अरब आते हैं। इन सभी देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में है। चीन के साथ घाटा तो लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, क्योंकि भारत वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स का भारी आयात करता है, जबकि निर्यात सीमित है। यूएई और सऊदी अरब के साथ घाटे का बड़ा कारण ऊर्जा आयात है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल इन्हीं देशों से खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के वर्षों में तेल और रक्षा उपकरणों के कारण आयात बढ़ा है। यानी इन देशों के साथ व्यापार घाटा किसी हद तक रणनीतिक और जरूरी भी है, लेकिन अमेरिका के साथ सरप्लस पूरी तरह से बाजार आधारित और प्रतिस्पर्धात्मक था। यही वजह है कि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। $41 बिलियन का मतलब केवल पैसा नहीं, बल्कि लाखों नौकरियां, सैकड़ों कंपनियों की ग्रोथ और भारत की सॉफ्ट पावर में इजाफा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इसे अपने घरेलू उद्योगों के लिए खतरे के रूप में देखने लगा। यही वह बिंदु है जहां दोस्ती और स्वार्थ की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। अमेरिका भारत को चीन के विकल्प के रूप में तो देखना चाहता है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत बहुत ज्यादा मजबूत होकर अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे। आज की स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को संतुलित रखे। एक तरफ अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक निर्भरता भविष्य में जोखिम भरी साबित हो सकती है। ट्रंप के दौर में शुरू हुआ टैरिफ का खेल भले ही समय के साथ रूप बदल चुका हो, लेकिन संरक्षणवाद की भावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह संकेत साफ है
कि भारत को केवल एक बड़े पार्टनर पर निर्भर रहने के बजाय अपने निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी। उस पतली सी ट्रेड रस्सी को अगर ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ टैरिफ के रेशे नहीं उलझे हैं, बल्कि सालों की कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी, घरेलू राजनीति और ग्लोबल पावर गेम की गांठें भी कसती चली गई हैं। कहानी तब और रहस्यमयी हो जाती है जब मंच पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति का अंदाज ही टकराव से ताकत बटोरने का रहा है। दूसरी तरफ खड़ा है भारत, जो एक उभरती अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ अपने घरेलू उद्योगों को बचाने की मजबूरी भी रखता है। और इन दोनों के बीच है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका बाजार दुनिया के लिए सपना भी है और चुनौती भी। सवाल यही है, क्या यह रस्सी सचमुच टूट चुकी है या अभी उसमें इतनी जान बाकी है कि फिर से खींच सके? जब ट्रंप ने टैरिफ का खेल शुरू किया तब यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, यह एक सियासी संदेश भी था। अमेरिका फर्स्ट की हुंकार के पीछे एक गणित छिपा था। अगर भारतीय उत्पाद महंगे होंगे तो अमेरिकी उपभोक्ता उन्हें छोड़ देंगे। अगर मांग गिरेगी तो भारतीय कंपनियां पीछे हटेंगी, और अगर कंपनियां पीछे हटी तो दबाव नई दिल्ली पर बनेगा। इसी सोच के साथ पहले 100%, फिर 250% और कुछ सनसनीखेज बयानों में तो 500% तक के टैरिफ की बातें हवा में उछाली गईं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं थे, ये डर पैदा करने की रणनीति थे। ऐसा डर जो डील टेबल पर सामने वाले को झुका दे। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आया। भारत ने शोर में शोर नहीं मिलाया, बल्कि चालों की शतरंज बिछाई। कुछ टैरिफ जवाबी लगाए गए, कुछ आयातों में विविधता लाई गई और कुछ सेक्टरों में घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के संकेत दिए गए। संदेश साफ था, दबाव एकतरफा नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो 500% के दावे हवा से जमीन पर आने लगे। अंततः जो सामने आया वह था 25% का व्यापक टैरिफ और कुछ चुनिंदा मामलों में 50% तक की मार। यह अमेरिका की ओनेलिन रणनीति नहीं थी, यह एक समझौता था, या यूं कहें कि रणनीतिक पीछे हटना। ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे कि भारत अमेरिकी सामानों पर बहुत ऊंचा टैक्स लगाता है, खासतौर पर कृषि, डेयरी और कुछ औद्योगिक उत्पादों पर। इस दावे में सच्चाई के अंश थे, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। हर देश अपने संवेदनशील सेक्टरों को बचाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आरोप सार्वजनिक मंच से, तीखी भाषा में और डील मेकिंग के दबाव के साथ लगाए गए। यहीं से अविश्वास की परत मोटी होने लगी। बातचीत चलती रही, लेकिन हर बैठक के बाद एक नया संदेह पैदा होता। क्या यह अगला कदम समझौते की ओर है या अगली धमकी की तैयारी? फिर आया वह दौर जब खबरें कैंसिल शब्द के इर्द गिर्द घूमने लगीं। ट्रेड डील कैंसिल, 2 शब्द, लेकिन असर गहरा। बाजारों में हलचल, कंपनियों के बोर्डरूम में बेचैनी और कूटनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट। पर असलियत इतनी सीधी नहीं थी। किसी भी बड़े व्यापार समझौते में कैंसिल अक्सर अंतिम फैसला नहीं, बल्कि दबाव बढ़ाने का औजार होता है। बातचीत की मेज से उठना भी कई बार उसी मेज पर बेहतर शर्तों के साथ लौटने की रणनीति बन जाता है। यही सस्पेंस गाढ़ा होता है। अगर डील सचमुच खत्म हो चुकी होती तो संकेत और भी कठोर होते। औपचारिक नोटिस, स्थायी टैरिफ संरचनाएं और सहयोग के अन्य मंचों पर ठंडापन। इसके बजाय जो दिखा वह था रुकी हुई बातचीत का खेल। कुछ अध्याय बंद हुए, लेकिन किताब पूरी तरह बंद नहीं हुई। रणनीतिक हित, रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक, इन सब ने इस रिश्ते को पूरी तरह टूटने से रोके रखा। व्यापार की रस्सी पतली जरूर हुई, पर दोनों तरफ के हाथ अब भी उसे थामे हुए थे। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार छोड़ना आसान नहीं, और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय सप्लाई चेन से तुरंत अलग होना भी महंगा सौदा है। यही वह अदृश्य धागा है जो रस्सी को टूटने नहीं देता। टैरिफ से कीमतें बढ़ती हैं, हां, लेकिन विकल्प भी तलाशे जाते हैं। सप्लाई शिफ्ट होती है और अंततः
राजनीति को अर्थशास्त्र के साथ समझौता करना पड़ता है। ट्रंप के दौर में भाषा आक्रामक थी, पर नतीजे अक्सर मोलभाव से निकले। तो क्या उम्मीद बाकी है? सस्पेंस का जवाब यहीं छिपा है। डील पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई, बल्कि फ्रीज में चली गई। जैसे किसी फिल्म में क्लाइमैक्स से ठीक पहले सब कुछ थम जाता है, वैसा ही ठहराव। आगे की राह नेतृत्व, घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक हालात पर निर्भर है। रस्सी अगर फिर खींची तो नए नियमों के साथ, और अगर टूटी तो दोनों ओर कुछ न कुछ नुकसान तय है। इस कहानी का असली सबक यही है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। यह भरोसे, समय और सही मौके का खेल होता है। आज जो पतली रस्सी दिख रही है, वही कल पुल भी बन सकती है। बस शर्त इतनी है कि दोनों तरफ खड़े खिलाड़ी यह मान लें कि खींचतान से ज्यादा फायदेमंद है संतुलन। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, पर्दा बस आधा गिरा है। इसीलिए वह भी भारत पर कई मामलों में 50% तक टैक्स लगाएंगे। लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि इतना टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जरूरत के हिसाब से अमेरिका में इंपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और भारत का नुकसान होने के बजाय अमेरिकी लोगों को ही वही चीज महंगी पड़ रही थी, जिससे कुल मिलाकर नुकसान भारत का नहीं बल्कि अमेरिकी जनता का हुआ। जिसके बाद हालिया ट्रेड डील के तहत इसे घटाकर 18% किया गया था। लेकिन बीते दिन 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैरिफ, जो आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए थे, उनको अवैध घोषित कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत दुनिया के सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% से 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रंप की शर्तों पर डील हुई थी, उन शर्तों पर हुई डील को कैंसिल माना जा रहा है। जबकि अमेरिका की तरफ से और भारत के बीच जो नई शर्तें लागू की जाएगी, उन पर डील अभी भी जारी रहेगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों देशों के बीच नई सहमति बनेगी, और इसमें फायदा कुल मिलाकर भारत का होगा, क्योंकि पहले जो ट्रंप 18% तक टैरिफ लगाने की डील कर चुके थे। अमेरिकी सरकार और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों की पूरी कहानी को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि टैरिफ केवल एक आर्थिक औजार नहीं होता, बल्कि वह घरेलू राजनीति, वैश्विक दबाव, सप्लाई चेन की मजबूरियों और उपभोक्ताओं की जेब से सीधे जुड़ा हुआ फैसला होता है। और ठीक यही बात उस समय सामने आई जब अमेरिका ने भारत से आने वाले उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए थे। अमेरिकी प्रशासन ने शुरू में यह मानकर कदम उठाया था कि ज्यादा टैरिफ लगाने से भारत से आयात कम होगा, अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारत को नुकसान होगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट निकली, क्योंकि भारत से आने वाले जिन उत्पादों पर टैरिफ लगाया गया था, वे या तो अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में बेहद जरूरी थे, या फिर ऐसे कंज्यूमर गुड्स थे जिनका विकल्प अमेरिका के पास तत्काल उपलब्ध नहीं था। नतीजा यह हुआ कि टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारत से अमेरिका में आयात कम होने के बजाय लगातार बढ़ता रहा, और अंततः उस अतिरिक्त टैक्स का बोझ भारतीय निर्यातकों पर नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ी और आम जनता को वही सामान पहले से ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह नीति भारत को कमजोर करने के बजाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था और खास तौर पर अमेरिकी जनता के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। और यहीं से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर दोबारा गंभीर बातचीत शुरू हुई, जिसके तहत हालिया समझौते में कुछ प्रमुख भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर लगभग 18% किया गया, ताकि आयात की लागत कुछ हद तक संतुलित हो सके और अमेरिकी बाजार में कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक बड़ा कानूनी मोड़ तब आया जब 20 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया
कि आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ संवैधानिक रूप से वैध नहीं है और यह फैसला सीधे तौर पर उस समय लगाए गए टैरिफ ढांचे को चुनौती देता था जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि इसके बाद ट्रंप ने प्रतिक्रिया में तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत दुनिया भर से अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10 से 15% का एक नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। और इस फैसले को उन्होंने राष्ट्रीय हित और अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश की। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह कदम पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक जरूर है, लेकिन उतना कठोर नहीं है जितना पहले आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सबसे अहम बात यह समझना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई थी वह पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि असल में वह डील जो ट्रंप की पुरानी शर्तों और आपातकालीन टैरिफ व्यवस्था के तहत बनी थी, उसे अप्रासंगिक या व्यावहारिक रूप समाप्त माना जा रहा है। जबकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संवाद और सहयोग की प्रक्रिया अब भी जारी है और भविष्य में नई शर्तों के साथ एक संशोधित डील की संभावना बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों को अब नए सिरे से बैठकर यह तय करना होगा कि ग्लोबल टैरिफ के नए ढांचे के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को कैसे संतुलित किया जाए, किन सेक्टर्स को छूट दी जाए, किन उत्पादों पर विशेष रियायतें दी जा सकती हैं और कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों देशों के उपभोक्ताओं और उद्योगों को कम से कम नुकसान हो। और यहीं पर भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न केवल अपने निर्यात आधार को विविध बनाया है, बल्कि वैकल्पिक बाजारों पर भी काम किया है, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता पहले की तुलना में कम हुई है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन में उनकी अहम भूमिका के कारण अमेरिका के लिए भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में, जहां भारत का योगदान अमेरिकी बाजार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुलना की जाए तो पहले जो 18% तक टैरिफ की बात हुई थी, वह भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से एक दबाव जरूर बन सकती थी, लेकिन नए ग्लोबल टैरिफ ढांचे में भारत के पास यह अवसर है कि वह अमेरिका के साथ अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक रियायतों पर बातचीत करे और यह साबित करे कि भारत से आयात अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में अगर दोनों देशों के बीच नई सहमति बनती है तो उसका कुल मिलाकर फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही यह अनुभव कर चुका है कि अंधाधुंध टैरिफ लगाने से भारत को नहीं, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों को नुकसान होता है। और इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ हो जाता है कि वैश्विक व्यापार आज केवल ताकत के दम पर नहीं, बल्कि आपसी निर्भरता और व्यावहारिक समझौतों के जरिए ही टिक सकता है, खासकर तब जब दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, एक दूसरे के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाए रखने में रुचि रखती हों। अब वही घटकर सिर्फ 10% के आसपास रह गई है, यानी कमान अब भारत के हाथ में है। और जिस तरीके से अमेरिका को इंडियन प्रोडक्ट की जरूरत है, ऐसे में भारत अपनी नई शर्तें भी चाहे तो लगा सकता है, जिसमें ट्रंप डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड रिलेशंस की कड़ी कमजोर जरूर हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी कि पिछले 4 सालों में बढ़ती गई है। और भारत अमेरिका को कई अहम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत के अलावा दूसरा भरोसेमंद सप्लायर अमेरिका को मिल ही नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विस, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है। खासकर दवाइयों की बात करें तो भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और अमेरिका को जाने वाली जेरिक दवाइयों का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही आता है। यही वजह है
कि मेडिकल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। अगर केवल फार्मा सेक्टर पर फोकस करें तो भारत अमेरिका को हजारों करोड़ डॉलर की जेरिक दवाइयां और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई सप्लाई करता है। अमेरिकी बाजार में बिकने वाली हर 10 में से लगभग 4 जेरिक दवाइयां भारत में बनी होती हैं, यानी अमेरिकी हेल्थ सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर भारतीय उत्पादन पर निर्भर है। कम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वजह से भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है। अब वही स्थिति घटकर सिर्फ 10% के आसपास रह गई है और यही वह निर्णायक मोड़ है जहां से वैश्विक ट्रेड पावर की दिशा साफ साफ बदलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि इसका सीधा अर्थ यह है कि रणनीतिक और आर्थिक कमान अब काफी हद तक भारत के हाथ में आ चुकी है। जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय उत्पादों, सेवाओं और सप्लाई चेन की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में भारत अगर चाहे तो अपनी नई शर्तें भी मजबूती से रख सकता है। खास बात यह है कि इन शर्तों पर पहले की तरह कोई एक व्यक्ति, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। बीते वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को लेकर जो खटास देखने को मिली थी, उससे यह जरूर लगा था कि ट्रेड रिलेशनशिप कमजोर हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि यह कमजोरी सिर्फ कागजी और पॉलिसी लेवल तक सीमित रही। ग्राउंड रियलिटी में अमेरिका की भारत पर निर्भरता उतनी ही मजबूत होती गई जितनी पिछले 4-5 सालों में पहले कभी नहीं थी। अमेरिका को जिन सेक्टर्स में स्थिरता, भरोसेमंद सप्लाई और कम लागत की जरूरत है, वहां भारत लगभग अपरिहार्य बन चुका है। भारत आज अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है और इनमें से कई ऐसे सेक्टर हैं जहां भारत के अलावा अमेरिका को दूसरा कोई उतना विश्वसनीय और स्केलेबल सप्लायर मिल ही नहीं पाता। खासकर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। अमेरिका के बाजार में बिकने वाली जेनरिक दवाइयों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से आता है और यह केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ से जुड़ा हुआ सच है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।